Hello everyone, welcome to today's class. Hello my rock stars, my Unacademy champions. How are you all and welcome to this new class. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में, राइट? तो आर यू एक्साइटेड? आप सब उत्सुक हैं नया टॉपिक पढ़ने के लिए? वो भी हम पढ़ेंगे हिंदी में। तो फटाफट से मेरी इस वीडियो को लाइक करो एंड डू सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल. दिस चैनल इज स्पेशली जस्ट फॉर यू एंड आप इसमें क्या पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ने वाले हैं फॉर मोर एंड मोर क्वालिटी, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ाई की जाएगी, आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाया जाएगा. सो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो टू, राइट? सो अब हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन टुडे. हमारे पास हिस्ट्री का टॉपिक है आज रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? इंग्लिश पीपल ब्रिटिशर्स के बारे में. बट उससे पहले मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आई एम नेहा सूद. मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 6th 7th एंड 8th, राइट? मैं आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ? 6th 7th 8th को मैं अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ, वो भी SST, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी. ये तीनों सब्जेक्ट्स की मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं और क्लास 8th में मैं प्लस पे भी आ रही हूँ फ्रॉम 19th of October. फॉर मोर एंड मोर डिटेल लर्निंग, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं पूरे सब्जेक्ट्स को, पूरे नोट्स बनाना चाहते हैं और भी बहुत कुछ, जिसमें हम क्विज टाइम करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे और भी बहुत अच्छे तरीके पूरे चैप्टर को समझेंगे अच्छे से. उसके लिए आपको मिलना है प्लस पे. आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 19th of October से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं प्लस में. आप मेरे को मिल सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, राइट, एट 3 to 4 PM. हमारा एकलव्य बैच है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of October. तो याद कर लीजिए, आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव. आपको ये कोड याद रखना है अच्छे से. नेहा YT लाइव इज़ माई कोड. और इस कोड का क्या फ़ायदा है? आपको मेरे बैचेस अटेंड करने के लिए आपको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी आना पड़ेगा, राइट? तो आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको मिलेगा 10% ऑफ. 10% ऑफ मिलेगा आपको इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. और अब यही सेम कोड यू कैन यूज़ टू अनलॉक माई फ्री क्लास ऑल्सो. अगर आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लास देखना चाहते हैं, आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा नेहा YT लाइव, और उसमें वहाँ पे ये कोड डालना है और आप मेरी फ्री लाइव क्लास का पार्ट बन सकते हैं. और भी बहुत अच्छी चीज़ें हम वहाँ पे पार्ट लेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे. बट फॉर द कंप्लीट मोर एंड मोर लर्निंग आपको मुझे मिलना है प्लस पे, राइट? सो आज हम देखते हैं, ओके, हम एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो. आप अगर अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपने मेरा नाम सर्च करना है, नेहा सूद, ठीक है? वहाँ पे आपने मेरा नाम सर्च करना है और फॉलो करना है मुझे, राइट? और जिसमें आपको मेरी फर्दर अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी. तो हम सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं? द मेन टॉपिक इज द हिस्ट्री टॉपिक व्हेन पीपल रिबेल. ये है हमारा क्लास 8th का हिस्ट्री का टॉपिक है, व्हेन पीपल रिबेल. मतलब जब लोगों ने अगेंस्ट जाना शुरू हो गए थे. किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इंग्लिश मैन के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट. क्योंकि द मेन प्रॉब्लम विच अराइज्ड वॉज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई थी? ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम कर दी थी, ऐसे इंडियंस इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे बेसिकली उनसे, ब्रिटिशर्स की, कि उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया. ये एक सबसे बड़ा आंदोलन था. हम देखते हैं, आप सब ने सुना होगा. मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि ये जो आंदोलन था, दिस लेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है? तो 1857 में क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से लोग
और भी बहुत जिन्हें बहुत कुछ परेशानियां होनी खड़ी हो गई थी, बहुत लोग परेशान होने शुरू हो गए थे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि वो हर एक पॉलिसी अपने फेवर में ही रखते थे। दे वर नॉट थिंकिंग, वो अपने इंडियंस के बारे में नहीं सोच रहे थे, किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे, राइट। सो दिस रिबेलियन, मतलब दिस जब उन्होंने अगेंस्ट जाना शुरू किया, विच लेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। इट वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब अब जब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इंग्लिश मैन से, ब्रिटिशर से, उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। तो बेसिकली अब हम ये इस चैप्टर में हम मेन चीज़ ये पढ़ने वाले हैं कि वो क्यों, क्या ऐसी चीज़ें थी जो उनके लिए परेशानियाँ इकट्ठी कर रही थी, है ना। तो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज रिकॉर्डेड एज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो इंडिया की पहली एक वॉर थी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट, जब उनको लगा कि हमें इनकी पॉलिसीज़ नहीं माननी चाहिए, हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होना है, अगर हम अपने आवाज़ उठाएंगे तो शायद ही कुछ होगा। और जिस वजह से कुछ पॉलिसीज़ चेंज भी हुई इस रिवॉल्ट के बाद। वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। बहुत बड़ा इवेंट रहा रिवॉल्ट ऑफ 1857। It was initiated by the sepoys of the company, which arouses the accumulated grievances of the people against the company administration of their dislike for the foreign regime. तो बेसिकली क्या था, इसमें सिपॉयज़ भी थे। बेसिकली द आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, वो सिपॉयज़ जो आर्मी मैन होते हैं, जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, उनके द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी अगेंस्ट द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो कंपनी की पॉलिसीज़ थी, क्या क्या वो पॉलिसीज़ थी अभी हम देखेंगे, बट दे वर ऑल, उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा था, दे वर ऑल अगेंस्ट देम, राइट, दे वर ऑल अगेंस्ट देम। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। क्या था बेसिकली, द फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन्स द नवाब लूजेस दिस देयर पावर। मतलब सबसे बड़ी बात है, नवाब, जो नवाब थे, उन्होंने अपनी पावर जो थी, जो इंडिया को रूल कर रहे थे उस टाइम पे, उनकी धीरे धीरे जो पावर थी ख़त्म होती जा रही थी, उनकी ताकत ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे पे काफ़ी हद तक कब्ज़ा कर चुके थे वो, जिस वजह से जो मुग़ल एम्पायर था, वो औरंगज़ेब के बाद तो हम सबको पता ही है कि मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, राइट। तो मुग़ल एम्पायर ऑलरेडी कम होता चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी बैटल्स भी होने लग गई, ज़मींदारी राइट्स मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवान बन गए, उनके पास सारा रेवेन्यू जो भी था वो सब कुछ उनके पास आने लग गया। बेसिकली उनके पास पैसा भी आ रहा था, उनके पास पावर भी थी, और वो सबसे बड़ी बात क्या थी, वो हमारे कंट्री की टेरिटरीज़ को भी एक्वायर करना शुरू हो गए। जहाँ पे जो राजा महाराजा थे, उनसे वो टेरिटरी छीन ली जाती थी। कुछ ऐसी उन्होंने पॉलिसीज़ लाई, कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने ऐसी लाई कि जिस वजह से जो महाराजास थे, किंग्स थी, क्वींस थी, उनके सब कुछ छीन लिया गया उनसे, और धीरे धीरे उन्होंने जगह जगह डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़ में कब्जा करना भी शुरू कर दिया, राइट। तो पहले देखा कैसे वो चालाकी से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए, और वो अपना धीरे धीरे वो अपना कब्जा बनाते चले गए, जिसकी वजह से जो नवाब्स थे, द मुग़ल एम्पायर था, वो दे स्टार्टेड लूजिंग, उनकी ताकत ख़त्म होती जा रही थी। तो द मिड 18th century AD, राजाज एंड नवाब्स हैड नो पावर एंड द फ्रीडम इन देयर स्टेट्स। तो वही तो मैंने आपको सबको अभी समझाया, ये घटना है बेसिकली मिड 18th century में यूजली स्टार्ट हो गई थी। और मिड 18th century में क्या था, जो राजाज थे, जो नवाब्स थे, उनके पास कोई ताकत नहीं बची थी, अपनी जगह पे भी उनका कोई हक नहीं बचा था। बेसिकली उनका कोई हक नहीं बचा था, दे हैड नो फ्रीडम, उनके पास कोई आज़ादी नहीं थी अपनी ही स्टेट्स में। जो उन्होंने आज तक जहाँ पे जिस स्टेट्स में उन्होंने राज किया, जिस स्टेट्स में उन्होंने राज किया, चीज़ें करी, डेवलपमेंट करी, अपनी आर्मी खड़ी की, अपने महल बनवाए, वो सब कहाँ जा रही थी,
कंपनी के पास जा रही थी धीरे धीरे करके। द प्लीज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहिब वॉज नॉट हर्ड। तो बेसिकली अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक चीज़ पॉलिसी आई थी, आप सब देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी आई थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, राइट। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ही वॉज फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, वो कंपनी की तरफ से ब्रिटिशर्स की तरफ थे। तो क्या था, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू दिस लैप्स अ फीमेल हायर और एन अडॉप्टेड सन कुड नॉट टेक ओवर द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। तो इसका क्या मतलब था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, जो फीमेल, जो जैसे राजा के एक लीगल हायर होना चाहिए, ना तो उसका एडॉप्टेड सन होगा, ना तो फीमेल हायर विल नॉट बीन टेकन एज द पार्ट ऑफ द किंगडम, विल नॉट बी टेकन एज द पार्ट ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। जो जब राजा की देहांत हो जाएगा उसके बाद ना तो उसका एडॉप्टेड सन, ना तो कोई फीमेल हायर राजा बनेगी या राजा बनेगा, ठीक है। किंगडम का किंग का राजा, वो किंगडम बेसिकली वो जगह, वो स्टेट किसके अंडर आ जाएगी, इट विल अंडर बी दी कंपनी। तो हम देखते हैं बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब का क्या था, क्या उन्होंने प्ली करी थी, मतलब क्या चीज़ उन्होंने बोली थी, कंपनी को मनवाने की कोशिश की थी, पर कंपनी वालों ने नहीं मानी। द ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट दिस। रानी लक्ष्मीबाई of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband। तो रानी लक्ष्मीबाई को तो हम जानते ही हैं, झांसी ऑफ रानी, तो ये है हमारी झांसी की रानी। तो रानी लक्ष्मीबाई का एक अडॉप्टेड सन था जिसको वो चाहती थी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड उनको उस प्रजा का राजा बना दिया जाए, वो अडॉप्टेड सन को किंग बना दिया जाए। बट ये जो रिक्वेस्ट थी बेसिकली, जिसको हम बोल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की रिक्वेस्ट नहीं मानी गई बाय दी ब्रिटिशर्स। एक और रिक्वेस्ट वाज रेड बाय द नाना साहिब। नाना साहिब जो थे, ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो नाना साहिब वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, प्लीडेड दैट ही हैज़ गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। तो जो वो थे, पेंशन या फिर प्रजा या जो भी चीज़ थी उनको वो नहीं मिलेगी क्योंकि ही वॉज द एडॉप्टेड सन। However, the company, confident about its superiority military powers, turned down these pleas। तो उन्होंने ये सारी जो प्लीज थी, सारी जो रिक्वेस्ट थी, जो रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि काश कि ये मान जाए कंपनी, क्योंकि अब रानी लक्ष्मीबाई क्या, सारे जो किंग्स एंड द क्वींस थे वो सब कमज़ोर पड़ने लग गए थे कि इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू हो गए थे, अपना राज चलाना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने एक और तरीका नया निकाला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके, जिसमें बाय लॉर्ड डलहौजी, कि अकॉर्डिंग टू दिस लैप्स अ फीमेल हायर और एडॉप्टेड सन कुड नॉट टेक ओवर द किंगडम। मतलब वो किंगडम का पार्ट नहीं बनेंगे, दे विल नॉट बी द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग। वो जो सारी स्टेट है, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो किसके अंडर आ जाएगी, इट विल कम अंडर द ब्रिटिशर्स। तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू ग्रांट द नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू द पेंशन दे वर पेइंग टू बाजीराव, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स रिफ्यूज कर दिया था नाना साहिब बिकॉज ही वॉज द एडॉप्टेड सन। नाना साहिब वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना। तो नाना साहिब जो एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, उनको अलग कर दिया गया, अब उनको अलग रहना था, सब कुछ अलग होना था। द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ हेयर ऑफ to the throne as Rani Lakshmibai had become the victim of doctrine of lapse। वो उनकी शिकार बन चुकी थी, उनकी एक सबसे बड़ी पॉलिसी जिसमें दी
अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसमें एडॉप्टेड सन या फिर द फीमेल हायर will not be the king of the kingdom, will not be the king of the kingdom after the death of the king, right? So I think this is very easy. ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ नवाब्स, कैसे नवाब्स की पॉलिसीज, कैसी कैसी पॉलिसीज आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब वगैरह को अपने किंगडम से हाथ धोना पड़ा, अपनी जिस जगह पे वो थे उनको वहाँ से हाथ धोना पड़ा, जिस वजह से द नाना साहिब वॉज फोर्स टू लिव इन कानपुर, फार अवे फ्रॉम हिज सीट इन पूना, राइट? सो अब हम चलते हैं, अब हम और पढ़ेंगे बेसिकली द नवाब लूज देयर पावर, नवाब्स ने अपनी कैसी पावर लूज की थी। द कंपनी प्लान टू एंड द मुगल डायनेस्टी, सबसे बड़ी बात थी, अब उनका शिकार था, अब हम इस मुग़ल डायनेस्टी को एंड करना चाहेंगे, राइट? उन्होंने ये सब चीज़ें एंड करनी शुरू करनी चाहते थे, तो मुग़ल डायनेस्टी को वो एंड करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। ऑलरेडी मुग़ल डायनेस्टी इतनी कमज़ोर थी, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो भी मुग़ल एम्परर्स आ रहे थे वो चाहते थे वो उनके पपेट रूलर्स बने, मतलब कठपुतली की तरह उनकी तरह उनकी बात सुने, उनकी तरह पॉलिसीज़ को माने और सब कुछ करें। तो द कंपनी ने ऐसी प्लानिंग की कि अब हम मुग़ल डायनेस्टी को एंड करेंगे। तो बेसिकली अब हम इस स्लाइड में ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो मुग़ल डायनेस्टी को एक बाय स्टेप ख़त्म करना शुरू हो गए थे। द नेम्स ऑफ द नवाब्स वर रिमूव फ्रॉम द कॉइन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, जब पुराने ज़माने में देखो तो हमने देखा है कि उनके पास उनके जो कॉइन्स होते थे उनकी फ़ोटोज़ होती थी, या उनके क्या होते थे, उनके बारे में नवाब का नाम लिखा होगा या नेम्स लिखे होंगे या उनकी फ़ोटोग्राफ बनी होगी जो था नवाब, जो राजा था उस टाइम पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो उनके सिक्के थे बेसिकली नवाब्स के, जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे, मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे सिक्के थे, उनको दे वर रिमूव फ्रॉम दी कॉइन्स, और उन्होंने अपना नया कॉइन बना लिया, काम ख़त्म। उन्होंने ये दिखा दिया देश में कि अब मुग़लों का राज ख़त्म हो गया है, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी है 1808 में, ये आप देख सकते हैं कॉइन, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस देश में राज कर रही है, उन्हीं के नाम पे सिक्के चलेंगे। कहता है ना सिक्का चलता है, तो सिक्का क्या चलता है, ये कहावत क्या चीज़ है, हमारा सिक्का चलता है। सिक्का क्यों चलता है, क्योंकि द मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे उनके कॉइन्स होते थे जो वो यूज़ करते थे ट्रेडिंग वगैरह के लिए, तो उनके कॉइन्स पे उनके नाम छपे होते थे, ठीक है, उनकी फ़ोटोग्राफ बनी होगी। तो सबसे बड़ी प्लानिंग मुग़ल डायनेस्टी को एंड करने की थी। नवाब ने दिखाया कि अब हम दिखाएंगे पूरे देश में कि हम ही हैं सब। तो उन्होंने सबसे पहले नवाब्स पर रिमूव फ्रॉम दी कॉइन्स हटा दिए गए, अपने कॉइन्स ले आए। गवर्नर जनरल डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, शिफ्टेड द फैमिली ऑफ बहादुर शाह जफर फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो लाल किला आप सबने देखा होगा या सुना होगा, इट्स इन दिल्ली। तो बेसिकली जिसकी डायनेस्टी चल रही होती थी, जो रूलर था या जो किंग था बेसिकली, वो वहाँ रहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या रहा कि गवर्नर जनरल डलहौजी शिफ्टेड द फैमिली ऑफ बहादुर शाह जफर फ्रॉम रेड फोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर फ्रॉम दी रेड फोर्ट। गवर्नर जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर टू बी द लास्ट मुग़ल एम्परर। तो बहादुर शाह जफर जी ही वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर, वहाँ से भी उनका राज ख़त्म हो गया और यहीं से हमारी मुग़ल डायनेस्टी की अंत हो गया। तो बेसिकली हम ये फिर से पढ़ लेते हैं। बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा इन दो स्लाइड्स में, very important slides. Nawabs and the Rajas lose their authority and power since mid-18th century में शुरू हुआ. In order to protect their interests, many ruling families tried to negotiate with the company. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son, जो हमने डिस्कस किया कि
कैसे वो अपने एडॉप्टेड सन को want to be the legal heir of the kingdom after the death of her husband, but the company turned down these pleas. Awadh was the important last territory to be exempt. In 1801, the subsidiary employers were तो एक सब्सिडरी अलायंस आप सब ने पहले भी पढ़ा होगा. व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस एक चीज़ थी जिसमें जो राजा था, जो किंग था बेसिकली, ही वॉज, उसको बोला जाता था कि जो आपने आर्मी रखनी है वो ब्रिटिशर्स की आप रखोगे, उसी की पेमेंट करोगे, उसी की सब कुछ करोगे. एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर. तो धीरे धीरे अवध में जो राजा थे वो ये अलायंस नहीं भर पाए, वो ब्रिटिशर्स की आर्मीज़ को पैसे नहीं दे पाए, तो धीरे धीरे उन्होंने अवध में भी कब्जा कर लिया. द कंपनी प्लान टू ब्रिंग डाउन द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड. In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद हिज फैमिली वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन द अनदर प्लेस इन दिल्ली. तो उनको बोला गया आप यहाँ से निकल जाओ, अब दिल्ली रेड फोर्ट में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल किंग, none of his descendants would be recognized as king. उनको बोला जाएगा प्रिंसेस, सॉरी प्रिंस का प्रिंसेस ऐसे बना दिया, प्रिंसेस मतलब प्रिंस टाइप के उनको डिक्लेयर किया जाएगा. उनको कोई किंग विंग नहीं बोला जाएगा. जो भी बनेंगे उनके जो आगे लीगल जो बनते हैं, जैसे बाप बेटे के आगे बेटा, बेटा के आगे बेटा, तो उनको किंग नहीं बोला जाएगा. दे विल बी कॉल्ड एज प्रिंस. तो प्रिंस वर्ड बेसिकली केम फ्रॉम हेयर. तो अब हमने देखा कैसे नवाब लूज देयर पावर, कैसे उन्होंने अपनी पावर लूज कर दी, राइट. तो नवाब्स एंड द राजाज लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड पावर सिंस 18th सेंचुरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट. ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है. आई होप दिस स्लाइड इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. द पीजेंट्स एंड द सिपॉयस. दो पीजेंट्स एंड सिपॉयस पे अब चलते हैं. क्या क्या उनके लिए क्या ऐसी पॉलिसीज फ्रेम हुई हुई थी जिस वजह से वो भी अगेंस्ट होना शुरू हो गए थे ब्रिटिशर्स के. द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स इन द कंट्री साइड रिबेल्ड अगेंस्ट द हाई एंड अनजस्टिफाइड टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़. तो हमने बेसिकली एक चैप्टर में पढ़ा है कि क्या क्या वो कैसे रूलिंग द कंट्री साइड. आपने एक चैप्टर मेरा पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे वो परमानेंट सेटलमेंट लेके आए, वो ये सब चीज़ें लेके आए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, जिसमें वो इतना ज़्यादा फिक्स करने लग गए थे. जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार थे, उन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगाने लग गए कि हाई एंड अनजस्टिफाइड टैक्स एंड देयर रेवेन्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स और अनजस्टिफाइड टैक्स उनके ऊपर लगाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते थे. वो जब वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो क्या होता था, उनसे वो ज़मीन छीन जाती थी. तो इवन दे वर नॉट हैप्पी. और बेसिकली आपने देखा होगा लगान जो उनसे मांगा जाता था, एक तो जो वो रेंट पे काम कर रहा था उसको डबल दी रेंट भी देना पड़ता था, और उसके बाद उनको अनजस्टिफाइड टैक्सेस भी देने पड़ते थे जो इतने ज़्यादा थे कि दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड इट. और जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इतनी उनकी ताकत नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स को इतने बड़े बड़े टैक्स दें, तो क्या होता था, वो दे फेल टू पे, वो नहीं पे कर पाते थे. उसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू था, उनका जो लैंड था वो छीन लिया जाता था उनसे, एंड उनके पास कुछ नहीं होता था. सिपॉयज वर अनहैप्पी विद देयर पे एंड द सर्विस कंडीशंस एंड द अलाउंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि पीजेंट्स और इन सब से कैसे भी करके वो अपना टैक्स वसूल कर लेते थे, चाहे उनको मार के या कैसे भी करके. सो दे वर बिकमिंग क्रूअल. वो क्रूअल होते जा रहे थे, लालची होते जा रहे थे पैसों के लिए, क्योंकि वही वो रेवेन्यू से अपने पास, ना कि देश की डेवलपमेंट के लिए, पर अपने लिए वो ये सब चीज़ें यूज़ करते थे. Zamindars in the countryside rebelled against the high and unjustified taxes and the revenues. Sepoys were unhappy with their pay.
सर्विस कंडीशन एंड देयर अलाउंस। तो अब आती है सिपॉयस की बारी। सिपॉयस को क्या प्रॉब्लम थी? सिपॉयस, अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ हु आर सिपॉयस। सिपॉयस वह बेसिकली जो इंडियन मैन थे, जो इंडियन के लोग, इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर्स आर्मी में काम कर रहे थे, उनको बोला जाता था सिपॉयस। तो सिपॉयस वर अनहैप्पी विद देयर पे। तो उनको जो तनख्वाह दी जाती थी, जो उनको सैलरी दी जाती थी, दे वर नॉट हैप्पी, उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। सर्विस एंड कंडीशंस एंड अलाउंसेस, तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी क्या क्या सर्विस थी, उनके ऊपर बहुत सारे तरह के कंडीशंस लगाए गए थे एंड अलाउंसेस लगाए गए थे। So these were basically, the sepoys were unhappy with their pay, services, condition and allowances. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. अब sepoys के रिश्तेदार भी थे। जो सिपॉयस थे वो कहाँ से आए? वो भी पीजेंट्स या ज़मींदारी फैमिली से आए हुए थे। उनको पता चल रहा था कि उनके गांव में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से दे वर नॉट हैप्पी कि कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये हमारे लोगों के साथ। तो सिपॉयस की एक रीज़न अनहैप्पी की ये भी थी कि दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाट वाज हैपनिंग इन दी कंट्री साइड में क्या हो रहा है, मतलब उनके गांव में उनके साथ, उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनके लैंड छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर इतने हाई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। तो दे वर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दिस। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस। यही मैंने आपको समझाया कि बहुत लोग पीजेंट्स की फैमिली में से थे या उनके रिलेटिव्स थे, फैमिली थे इन द विलेजेस। सो द एंगर ऑफ पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयस। तो अब हमने क्या देखा? तो अब हम पीजेंट्स और सिपॉयस के अंदर आ जाएं। जैसे पीजेंट्स और सिपॉयस में हमने क्या देखा? फर्स्ट थिंग वी नोटिस दैट हाई टैक्सेस, इफ़ दे डिड नॉट पे हाई टैक्सेस, जब अगर वो ये हाई टैक्सेस नहीं दे पाते थे तो जिसकी वजह से उनका लैंड छीन लिया जाता था। सेकेंड थिंग, सिपॉयस पे क्या प्रॉब्लम थी? दे वर अनहैप्पी विद देयर पे, विद देयर अलाउंसेस, विद देयर सर्विस कंडीशन। उनके ऊपर काम करने के लिए भी बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई थी। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट। Second point. Third point will be that they were not happy with what was happening in the villages. As उनकी फैमिली मेम्बर्स थे उधर, उनकी फैमिलीज थी, वो खुश नहीं थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इसी वजह से गुस्सा बढ़ता ही बढ़ता चलता जा रहा था। पॉलिसीज़ ऐसी थी, लालच भरी पॉलिसीज़ थी, या हम कुछ कह सकते हैं कि जिस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था एंड दे वर अगेंस्ट दीज पॉलिसीज़। तो इट वॉज बिलीव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है, very important. It was believed that the crossing sea would result in losing caste and religion. तो एक बेसिकली ये स्टोरी शुरू होती है बर्मा में, एक युद्ध सा, एक वॉर सी शुरू हो गई जिस ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो बर्मा में इन लोगों को, सिपॉयस को बोला गया कि आपको बर्मा जाना है, वहाँ जाके युद्ध लड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है हम चले जाएंगे बर्मा, पर उनको बोला गया कि आपको सी रूट से जाना पड़ेगा। सी रूट से मतलब दे वुड, सी रूट से मतलब पानी के रूट से आपको जाना पड़ेगा शिप्स में बैठ के। बट सिपॉयस का ये मानना था, उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्स भी थे, हम ये भी कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने ख्यालात के भी थे, कि उनको, सिपॉयस को ये लगता था कि अगर हम क्रॉसिंग द सी वुड रिजल्ट इन लूजिंग कास्ट एंड रिलीजन। उनको लगता था कि अगर हमने समुंदर से चले गए, तो हमने समुंदर पार कर लिया, तो हमारी कास्ट और हमारी रिलीजन, वी विल लूज देम, मतलब हम उनको खो देंगे। व्हेन सिपॉयस वर आस्क्ड टू मूव टू बर्मा इन 1824, ये घटना है 1824 की। दे चूज टू गो बाय लैंड रूट नॉट, उन्होंने बोला कि ठीक है हम लड़ने को तैयार हैं, हम बर्मा जाने को तैयार हैं, जैसा आप कह रहे हो हम वैसा करने को तैयार हैं, बट अगर आप
हमें बोलते हो कि गो बाय लैंड लूट वी आर रेडी टू गो, हम मतलब लैंड से जाने को तैयार हैं, बट नॉट फ्रॉम द सी रूट। सी रूट से क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको लगता था इट वॉज रिजल्ट इन कास्ट एंड रिलीजन। सिपॉयज वर सीवरली पनिश। अब ये चीज़ सुन के तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को बहुत गुस्सा आया कि ये हमारे अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं, जो हमने बोला है इनको वही करना पड़ेगा। द सिपॉयज वर सीवरली पनिश, उनको बहुत हार्श पनिशमेंट्स दी गई। एंड द न्यू रूल ऑफ कंपनी वॉज मेड विच फोर्स द आर्मी टू एग्री ऑन ऑल कंडीशंस। अब उन्होंने ऐसे ऐसी पॉलिसीज और बनानी शुरू कर दी कि सिपॉयज को उनकी बात माननी ही पड़ेगी और कोई उनके पास कंडीशन भी नहीं है, नहीं तो सीवरली पनिशमेंट वो दे रहे थे। न्यू रूल ऑफ द कंपनी वॉज मेड, न्यू रूल्स बनाए गए थे विच फोर्स द आर्मी टू एग्री ऑन ऑल कंडीशंस, राइट। तो अभी तक हमने ये भी समझ लिया है, अभी तक हमने ये सब चीज़ समझ लिया है कि कैसे कैसे इट वॉज बिलीव दैट क्रॉसिंग अ सी वुड रिजल्ट इन लूजिंग द कास्ट एंड द रिलीजन। And when sepoys were asked to move to Burma in 1824, they chose to go by land route, not sea route. Sepoys were severely punished क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, जिस वजह से उनको अधिक बहुत बड़ी पनिशमेंट दी गई। न्यू रूल ऑफ कंपनी वॉज मेड विच फोर्स द आर्मी टू एग्री ऑन ऑल कंडीशंस। अब चलते हैं, अब वो आ गए रिफॉर्म्स पे। बेसिकली क्या इंडिया में कुछ प्रथाएं ऐसी थी, पुराने ज़माने की प्रथाएं थी बेसिकली, जिसमें जो चली ही जा रही थी, जिसमें से सबसे बड़ी हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है बट मैं फिर से आपको समझाऊंगी कि सती प्रैक्टिस वॉज अबॉलिश एंड विडो रीमैरिज वॉज इनकरेज। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पहले भी पढ़ा है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स में। सती क्या होती थी? व्हाट वाज सती? बेसिकली सती क्या होती थी? सती एक होती थी चीज़ जिसमें अगर किसी औरत का हस्बैंड एक्सपायर कर गया है तो उसको क्रिमिनेशन के टाइम पे उस औरत को भी, उस वुमेन को भी अपने हस्बैंड के साथ उस चिता में बैठना पड़ेगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, उस चिता में बैठना पड़ेगा। शी ऑल्सो, उनको भी उसको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ आफ्टर हिज हस्बैंड डेथ। तो द सती प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही थी इंडिया में। तो एज यू नो इंग्लिश मैन वर वेरी मॉडर्नाइज, बहुत मॉडर्न ख्यालों के थे, तो उन्होंने सती प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने ख़त्म कर दी इस प्रैक्टिस को। एंड विडो रीमैरिज वॉज ऑल्सो इनकरेज। विडोज़ जो थी बेसिकली हमारे देश में चाइल्ड मैरिज चलती थी, तो छोटी छोटी उम्र में लड़कियां विडो हो जाती थी और विडो होने के बाद क्या होता था, उनको उनके जीने के काफ़ी अधिकार ख़त्म कर दिए जाते थे। तो बेसिकली दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरिड एट दैट टाइम, उनकी फिर से शादी करना उनको अलाउड नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो विडो रीमैरिज वॉज इनकरेज, मतलब उन्होंने विडो रीमैरिज का भी एक ले आए कि विडोज जो भी हैं वो फिर से शादी कर सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। अब हमने देखा सिविलाइजिंग द नेटिव। सिविलाइजिंग द नेटिव में हमने क्या सीखा था कि वो चाहते थे हमारे कंट्री जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, ईच एंड एवरी सिटीजन वुड बी सिविलाइज। वेस्टर्न एजुकेशन लाना चाहते थे और भी डिफरेंट चीज़ें लाना चाहते थे। ये चीज़ें महात्मा गांधी वगैरह को इन सब चीज़ों को पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि वो हमारे रिलीजन को ख़राब कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। वी कैन ऑल्सो से वेस्टर्न एजुकेशन। Western language was also introduced. English language education was introduced. कुछ लोग इंटरेस्टेड भी थे पढ़ने में कि हाँ हम वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे। कुछ लोगों को देवर बिल्कुल अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि नहीं, ये जब चीज़ों की हमारे कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये अपने रूल्स अपनी पॉलिसीज़ ला रहे हैं अपनी कंट्री में, अपनी तरह की कल्चर लाना हम पे थोपना चाहते हैं। तो बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ द फॉर्म्स,
एक और चीज़ उन्होंने शुरू की, एज यू नो दे वर क्रिश्चियंस, ठीक है। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ टू वर्क फ्रीली। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ईजी। तो वो चाहते थे आप अपना रिलीजन चेंज करके आप क्रिश्चियनिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वॉज मेड ईजी इन 1850। द कंपनी वॉज अलाउड क्रिश्चियन कम्युनिटीज टू वर्क फ्रीली। तो कंपनीज़ को बेसिकली अलाउड था क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ की आप फ्रीली आप जो भी क्रिश्चियन होंगे, क्रिश्चियन जिनका रिलीजन होगा, कि आप आराम से काम करो, आराम से देवर उनको बेसिकली काफ़ी राइट्स दिए जा रहे थे, काफ़ी उनको फ्री मूवमेंट दिया जा रहा था। उनके पास पॉलिसीज़ उनके लिए बहुत डिफरेंट थी because they wanted to promote the religion that is Christianity. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit their properties from of his ancestor. तो बेसिकली इस लॉ के बाद उन्होंने एक लालच देने की प्रथा तो उनके अंदर पहले से ही थी। इस लॉ के अंदर उन्होंने अलाउ कर दिया इंडियन हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी। मतलब अगर जो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है वो ये प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर्स की अपनी प्रॉपर्टी है वो ले सकता है और अपना हक जमा सकता है। मैनी इंडियंस बिगैन टू फील दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। तो एज यूजुअल सब इंडियंस को लगा कि ये क्रिश्चियनिटी लाके अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को प्रमोट करके ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाके, ऐसे चेंजेस लाके, ऐसे पॉलिसीज़ लाके, दे फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। वो उनका धर्म ख़त्म कर रहे हैं। द सोशल कस्टम्स एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब द सोशल कस्टम्स वगैरह ये सब चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड द ट्रेडिशनल वे टू लीड देयर लाइफ, वो ये सब चीज़ें कैसे। तो अब हमने क्या पढ़ा, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स में बेसिकली हमने पढ़ा फर्स्ट चीज वी स्टडी अबाउट, फर्स्ट थिंग हमने पढ़ी सती वॉज अबॉलिश्ड, सती को ख़त्म कर दिया गया था। दूसरी चीज़ विडो रीमैरिज लाया गया था। विडो रीमैरिज लाया गया था। थर्ड क्रिश्चियनिटी फेवर। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हो रही थी जिस वजह से लोगों को लगा था कि उनकी जो इंग्लिश मैन वर डिस्ट्रॉइंग, ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सोशल कस्टम्स वो हटा रहे थे, सती ला रहे थे, विडो रीमैरिज ला रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड देयर ट्रेडिशनल वे टू लीड देयर लाइफ, जो उनकी ट्रेडिशनल वे थी वो ख़त्म कर रहे थे। तो अब देखते हैं थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। The people of India had formed many different opinions about the community. These were written and recorded in some books. तो बेसिकली ये सब चीज़ें पीपल लोग क्या सोचते थे इन फॉर्म्स के बारे में, इन रिफॉर्म्स के बारे में, इन पॉलिसीज़ के बारे में, क्या ओपिनियन थी, बेसिकली क्या उनकी सोच थी कंपनीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं किताबों में और बहुत मशहूर किताबें हैं उस टाइम पे लिखी गई थी। आंखों देखा हाल लिखा गया था बेसिकली कि कैसे ये ट्रीटमेंट करते थे सिपॉयस के साथ, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे। सो दीज ऑल वर रिटन एंड रिकॉर्डेड इन सम बुक्स। लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। महाजा प्रवास इज द बुक रिटन बाय द विष्णुगढ़ गोडसे। तो एक बहुत बड़ी माजा प्रवास मतलब प्रवासी जो चलते रहते हैं इधर से उधर, वॉज अ बुक रिटन बाय द विष्णु भट्ट गॉडसे। उन्होंने ये किताब लिखी थी। द बुक रिवेल्स द आउटब्रेक ऑफ द सिपॉयज इन मथुरा। ठीक है, तो मथुरा में बेसिकली ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें इस बुक में माजा प्रवास बुक में जो विष्णु भट्ट गॉडसे ने लिखी थी, दिस बुक रिवेल्स द आउटब्रेक ऑफ द सिपॉयस
इन मथुरा, मतलब मथुरा में कैसे ये सब चीज़ें हुई, कैसे उन लड़ाई हुई और ये सब। तो सिपॉयस कन्वेड द फॉलोइंग मैसेज टू विष्णु भट्ट। तो विष्णु भट्ट गॉडसे को उन्होंने सिपॉयस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, राइट। तो द इंग्लिश वांटेड टू रिमूव हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन फ्रॉम द इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बंटवारा करना चाहते थे उस टाइम पे भी। तो इंग्लिश बेसिकली क्या चाहते थे, वांटेड टू रिमूव हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स फ्रॉम इंडिया। ये सिपॉयस ने ये चीज़ें बेसिकली बताई थी विष्णु भट्ट गॉडसे को, जो अपनी उन्होंने बुक लिखी थी माझा प्रवास। तो बेसिकली ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा था दैट इंग्लिश वांटेड टू रिमूव इंडियन एंड मुस्लिम रिलीजन्स फ्रॉम इंडिया। 84 rules were made by the English were declared in big gathering in Calcutta. तो बेसिकली 84 टाइप के रूल्स बेसिकली was declared by the Indian gathering in Calcutta. कुछ 84 तरह के रूल्स थे जो उन पे सिपॉयस पे थोपे गए थे कि आपको ये मानने पड़ेंगे। द रूलर्स एंड द प्रिंस वांट द इंग्लिश अबाउट द मॉसिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली उस टाइम पे रूलर्स भी थे, उस टाइम पे भी प्रिंस थे, बट उन्होंने देखा कि कैसे ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कैसे कैसे रूल्स बना रहे हैं, और उन्होंने स्पेशली वार्निंग देना शुरू हो गए थे कि इसका आपको भुगतान भरना पड़ेगा। तो बेसिकली विष्णु भट्ट की बुक के अंदर ये फॉलोइंग मैसेजेस आपको मिलेंगे, इसमें स्टोरीज मिलेंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें हुई थी माझा परिवास में क्या लिखा गया था। इंग्लिश वांटेड टू रिमूव हिंदू और मुसलमान रिलीजन ख़त्म करना चाहते थे। 84 rules were made by the English were declared in big gathering in Calcutta, ठीक है। फिर उसके बाद द रूलर्स वन द प्रिंस वांट द इंग्लिश अबाउट द मासिव कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको इसको भुगतान करना पड़ेगा इन चीज़ों का। तो एक और सूबेदार थे बेसिकली सीताराम पांडे, ये एक सिपाही ही थे। तो सूबेदार सीताराम पांडे served English army for 48 years and retired in 1860। मतलब उन्होंने 48 years they retired in 1860। After retirement he was encouraged to write about his experience। एक इन्होंने भी सिपॉयस कन्वर्टेड टू फॉलोइंग मैसेज, इस सीताराम इन्होंने भी एक अपनी लैंग्वेज में किताब लिखी, अवधी लैंग्वेज में। The writing was translated into English by his commanding officer Norgate, who published it with the title From Sepoys to Subedar। तो ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी, but later on a commanding officer Norgate who published it with the title From Sepoys to Subedar ये चीज़ बनाई थी। उन्होंने ये एक बुक बनाई थी, बेसिकली इट वॉज रिटन बाय सूबेदार सीताराम पांडे, उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है। तो किस किताब में लिखी गई थी, सबसे बड़ी चीज़ ये एक सिपॉयस थे, इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस लिखा था सारा कुछ अवधी लैंग्वेज में। एंड ही सर्व्ड फॉर 48 ईयर्स, इंग्लिश आर्मी में सर्व किया था। And after the requirement he encouraged to write about his experiences. He wrote his memories in Avdi language and writing was translated into English by his commanding officer Norgate, who published it with the title From Sepoys to Subedar। तो excitement in every resigned from the Pandey book. Sepoys converted the following messages to Vishnugar. Sepoys had grown a mistrust of the government। उनको जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिल्कुल विश्वास सा उठ गया था बेसिकली। ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी देगी, फिर उसके बाद हम थोड़ी बहुत समरी करके वी विल सी विद द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। The Nawab of Oudh and the King of Delhi sent agents to convince the soldier to rebel against the British। तो देखा हर जगह आग फैल चुकी थी, बेसिकली सिपॉयज बहुत गुस्से में थे, राजा महाराजा सब गुस्से में थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के चक्कर में। तो नवाब ऑफ औध एंड द किंग ऑफ दिल्ली सेंट एजेंट्स टू कन्विंस सोल्जर्स कि इनके अगेंस्ट खड़े हो ब्रिटिशर्स के। एट द सेम टाइम ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग न्यू राइफल्स एंड कार्ट्रिजेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उस टाइम पे ये बेसिकली कार्ट्रिजेस ऐसे यूज़ करते थे जिसमें
जानवरों का मांस होता था। तो उस टाइम पे सिपॉयज को जब वो जंग लड़ रहे होते थे, जब वो ये कार्ट्रिजेस यूज़ करते थे, तो उनको अपने मुंह से छीनना पड़ता था ये कार्ट्रिजेस को, और जिसमें उनका धर्म बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो रहा था क्योंकि उसमें जानवर का मांस था बेसिकली। The reports spread that cartridges were greased with the fat of cows and pigs. तो उनकी cows और pigs से उनकी मांस से बनी हुई थी। The soldier believed that the company aimed to convert everyone into Christians. हम चाहते ही थे वो तो Christians में सब convert करे। Both Hindus and Mohammedans मतलब Muslims protested against the new use of the cartridges. क्योंकि उनका वो धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, राइट? उनका सब कुछ ये दिस वॉज बेसिकली रिटन इन सूबेदार सीताराम पांडे की बुक में ये सब इंसिडेंट्स लिखे गए हैं, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार जब वो बन गए थे। तो कैसे कार्ट्रिजेस थे? कार्ट्रिजेस हैड द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, मतलब वो सब ये सब चीज़ें थी बेसिकली काउ और पिग्स की कार्ट्रिजेस थी, जो उनको मुंह में डाल के छीनना पड़ता था, जिस वजह से उनको लगता था ये हमारे बिलीव दैट, एक तो वो उनके धर्म के खिलाफ भी था, एंड दे वांटेड एवरीवन टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियंस। बोथ हिंदूज एंड मोहम्मदन्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यू कार्ट्रिज। अब हम चलते हैं बेसिकली, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश? तो क्या अब हम देखते हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में क्या है बेसिकली, क्या डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश? टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। What objection did sepoys have to the new cartridges then they were asked to use? तो क्या objections थी basically? The objections of sepoys had a new cartridges. The cartridges were greased with the fat of cows and pigs. Sepoys had to use their mouth to remove the covering of the cartridges, मतलब हमको मुंह से तोड़ना पड़ता था उन चीज़ों को। They termed the cartridges to be violating of the religious sentiments. उनके धर्म भ्रष्ट कर रहे थे उनके sentiments. Hence they were rebelled. Hence उन्होंने ये rebel उनके against जाना शुरू हो गए थे। Question number 3. What was the situation of peasants and जमींदार्स in the countryside? क्या situation थी peasants और जमींदार की countryside में, मतलब villages side में? In the countryside, the peasants and zamindar resented the high taxes and rigid methods of revenue collection. जो उनका revenue collection का तरीका था वो ब्रिटिशर के revenue collection से बहुत ज़्यादा परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost their lands they had filled and title with the generation. जो उनकी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा था लैंड बेसिकली, वो फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू देयर मनी लैंडर्स। मनी लैंडर से वो लोन वो पे नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनका लैंड छीन जाता था। Mention the reason behind the discontent of Indian sepoys employed in the company. The reason behind the discontent of Indian sepoys employed in the company were they were unhappy about the pay and allowance. ये हमने डिस्कस किया क्यों वो खुश नहीं थे। The conditions of services were not good for them and their religious beliefs were hurted. जब उनको सीज से जाने के लिए बोला था बर्मा, पर वो चाहते थे कि हम लैंड के थ्रू जाएं। तो बेसिकली ये शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। यू शुड नो इट। ये अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अभी तक हमने फिर से हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि नवाब्स ने कैसे अपनी पावर लूज़ की, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब का हमने एग्जाम्पल देखा, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा द कंपनी प्लान, कैसे उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म करने की सोच दी। लाल बहादुर शाह जफ़र को हटा दिया गया रेड फोर्ट से, सिक्के हटा दिए गए और ही वॉज डिक्लेयर्ड द लास्ट मुग़ल एम्परर। पीजेंट्स एंड सिपॉयज की बेसिकली क्या थी? द पीजेंट्स एंड द जमींदार्स इन द कंट्री साइड रिबेल्ड अगेंस्ट द हाई एंड अनजस्टिफाइड टैक्सेस।
सिपॉयज रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग टू कंट्री साइड, उनको दुख होता था अपने घर वालों को देख के बेसिकली। फिर हमने पढ़ा वो सीज और कैसे वो रिलीजन अगेंस्ट थे बेसिकली, कैसे वो उनके अगेंस्ट था रिलीजन के। फिर क्या क्या उन्होंने कैंसिल की रिफॉर्म्स, सती एंड विडो रीमैरिज वाज इनकरेज, Christianity was introduced basically. The law was allowed as Indian who were converted to Christianity to inherit their properties from his ancestors. Through the eyes of the people, people of India had formed many different opinion about the company, the book written and recorded in the books. तो हमने पढ़ा विष्णु भट्ट गॉडसे की माजा परिवार, the book reveals the outlook of sepoys in Mathura. The sepoys converted the following message to Vishnu Bhatt. English wanted to remove Hindu and Muslim religion from India. The rulers और प्रिंस ने वार्म किया था इंग्लिश मैन को कि आप इसकी भुगतान करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होने वाले हैं। सीताराम पांडे सूबेदार थे, ही वॉज 40 ईयर ने, जिन्होंने रिटायर किया था 1860 में। उन्होंने भी अवधी लैंग्वेज में बेसिकली लिखा था अबाउट दी इंग्लिश मैन, कैसे वो करते थे, कमांडिंग करते थे। फ्रॉम सिपॉयज टू सूबेदार उनकी बुक का नाम था। तो और भी अगर आपको लर्न करना है, यू नीड टू कम ऑल ऑन माई स्पेशल फ्री क्लास में आपको आना पड़ेगा, राइट। फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, फॉर मोर एंड मोर क्या हम नया सीख सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं स्पेशल फ्री क्लासेस में ऐसा क्या है। स्पेशल फ्री क्लास में आप मेरे पास आ सकते हैं, आप लाइव अटेंड कर सकते हैं मेरी स्पेशल फ्री क्लास, जिसमें आप लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन विद चैट एंड इमोजीज, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन टैब में, डाउट टैब में, ठीक है। तो उसके बाद आपने मेरे पास उसके अंदर MCQs हम पोल्स करते हैं आफ्टर एवरी टॉपिक, ठीक है। जैसे हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद आपको एक पोल मिलेगा जिसमें आपको सही आंसर देना है। एंड यू कैन ऑल्सो कम्पीट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए, फ्रेंड्स की क्लास अटेंड करवाइए, सब फ्रेंड्स आ सकते हैं। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओपन द ऐप एंड क्लिक गेट स्टार्टेड, एंटर योर मोबाइल नंबर एंड OTP, आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना OTP डालना पड़ेगा जो आपके फ़ोन में आएगा। फिर उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग योर ईमेल ID, योर डिटेल्स, योर रेजिडेंस, योर फुल नेम, आप अपना पूरी जानकारी इसमें भर सकते हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे आप क्लास 8 का ये हम पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 8 का सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम क्लास 6 टू 12th आप सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर आप फिर सिलेक्ट करेंगे CBSE क्लास 8। विच डू यू प्रेफर टू लर्न, विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। तो ये 3 तरह की लैंग्वेजेज जिसमें चल रही हैं हमारी क्लासेस, तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो जा सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं कौन सी कब स्केड्यूल्ड हैं, और उस स्पेशल क्लास पे जाके फॉलो कर सकते हैं। नोटिफाई मी कर सकते हैं, ताकि अगर आप भूल जाएं तो 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपने इंस्टॉल की हुई है कि माई क्लास इज़ अबाउट टू स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव। मेरा कोड मैं फिर से कर देती हूँ, माई कोड इज़ नेहा YT लाइव। आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव। अब अनअकैडमी के पास सब्सक्रिप्शन के भी फीचर्स हैं, जिसमें लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज,
टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े टॉप एजुकेटर मिलेंगे, ना कि सिर्फ एसएसटी में, और भी सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। रेगुलर डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, ये सब आपको चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली अनअकैडमी की प्लस फीचर्स हैं। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज। तो उसके बाद इसमें रेज अ हैंड फीचर है, RAH फीचर है, जिसके अंदर आप यू विल हैव एजुकेटर्स, जिसमें आप रेज अ हैंड कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लाइव क्लास में मुझसे बात करके अपना 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे पास लाइव क्लास में आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग क्या है। द प्लान स्टार्ट एज लो एज 696 है, इसका सिर्फ 696 है, जिसमें आपको पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, SST, मैथ्स, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स। आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT लाइव, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। दिस इज़ माई रेफरल कोड। तो फटाफट से ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं, इसमें आपको मिलेगा पर्सनल मेंटर, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ योर कंसर्न, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिले जाएंगे, जिसमें वीकली रिपोर्ट्स, डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी अबाउट योर परफॉर्मेंसेज इन द टेस्ट एंड द क्विजेस, Parents Connect, regular open hours available for parents to discuss the concern with your personal mentor. Study planner means study tracker planner with the monthly review that highlight your progress and all the benefits of the Unacademy subscription. Plus के भी सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे। तो आइकॉनिक के प्राइजेस हैं, द प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446 ओनली पर मंथ, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड। यूज़ माई रेफरल कोड, अब मैं फिर से अपना रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं, विच हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर। ड्यूरेशन है इसकी 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 एवरी थर्सडे सैटरडे और संडे में, जिसके बाद आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद उसी सब्जेक्ट की आप एनालिसिस क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एजुकेटर से कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, और ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं बेसिकली, अब आपको मैंने फिर से बता दिया है, मेरा कोड है नेहा YT लाइव टू गेट 10% ऑफ। तो हमारे पास मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, ठीक है, और आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है। मेरे ग्रुप का नाम है NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। आपने मेरे सारे जो भी मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे अबाउट माय क्लासेस इन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिले जाएंगे, और कुछ भी अगर आपको डाउट है, यू कैन ड्रॉप द मैसेज रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब आपको प्लस के बारे में कुछ पूछना है, आइकॉनिक क्लासेस के बारे में कुछ पूछना है, तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम। आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब द लिंक इज़ ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनअकैडमी के फीचर्स क्या हैं, अनअकैडमी प्लस के फीचर्स क्या हैं। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। आप स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाद में PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेयर एज इन आइकॉन, और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सिंपल
यू कैन यूज़ योर EMI और इजी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर कुछ भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वेट किस बात की कर रहे हो, फटाफट से मीट मी ऑन माई प्लस क्लासेस एंड माई स्पेशल फ्री क्लासेस में फटाफट आओ एंड डू जॉइन मी इन द लाइव सेशन, टॉक टू मी, आंसर करेंगे डाउट्स विद फुल ऑन मस्ती एंड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्विज पोल्स, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, आई होप यू इन्जॉयड, आप सबको मज़ा आया, नई नई चीज़ें सीख के बहुत मज़ा आया मुझे आप सबको पढ़ा के ये टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड लाइक करो इस चैनल को एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।